हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी भाइयों का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अभी हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में काफ़ी सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे वो था अपने पास LCR सर्किट, और उसमें हम लोग रेजोनेंस निकाले थे। ठीक है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकाले थे। यही सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अब उसके बाद अब अपने को देखना है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर को कहा जाता है क्वालिटी फैक्टर, इसको और कहा जाता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस से रिलेटेड ही कहानी है। तो हेडिंग क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा क्यू फैक्टर, या फिर इसको बोला जाता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मतलब फिर से कहीं ना कहीं रेजोनेंस के बारे में बात होना है। तो इसको समझने के लिए एक ग्राफ का मदद लेना पड़ेगा अपने को। ग्राफ के बाद उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो पहले ग्राफ को समझ लिया। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या बोला, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मतलब जो ग्राफ बनेगा कहीं ना कहीं एक ओमेगा होना चाहिए उसमें पार्टी, और ओमेगा के साथ साथ एक पार्टी हम लोग लेंगे करंट को। ठीक है, जैसे मान लो ये एक्सिस हो गया ओमेगा का, फ्रिक्वेंसी का, ये एक्सिस हो गया करंट का। ठीक है, अब होता क्या है? होता ये है कि जब कभी भी हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले किसी सर्किट में कांस्टेंट करंट है, लेकिन उस सर्किट में जैसे जैसे हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया, अरे यार चल जा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो जैसे मान लो इस पॉइंट पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो गया, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है हम लोग क्या बोलते हैं? आई नॉट। ठीक है, और जिस फ्रिक्वेंसी पे ये करंट का वैल्यू मैक्सिमम हुआ उस फ्रिक्वेंसी को लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बोले थे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। इसको हम लिख दिए ओमेगा आर। अब इस पॉइंट के बाद, जैसे इस पॉइंट का अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, जैसे अभी तक हम लोग क्या देखें कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया गया है करंट बढ़ा है, फिर करंट एक समय पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लिया। वो जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया कौन से फ्रिक्वेंसी पे? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे। अब इसके बाद अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तब क्या होगा? तो अब इसके बाद फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर करंट का वैल्यू डिक्रीज करने लगता है। तो करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि करंट का वैल्यू फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, जो यहाँ पे देखने को मिला था अपने को। ठीक है, तो ये कुछ अपने पास हो गया। ये जो पॉइंट था जहाँ पे मैक्सिमम करंट मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे AC वाले में, तो हम लोग मैक्सिमम तो वैल्यू होता है, लेकिन हम लोग जनरली फाइंड किसको करते हैं? RMS वैल्यू को। तो इस वाले ग्राफ में भी 2 RMS वैल्यू मिलेगा। अब 2 RMS कैसे मिलेगा? तो जैसे मान लो जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा था, ये मैक्सिमम वैल्यू था, तो मैक्सिमम से पहले कहीं ना कहीं RMS होगा। तो हम ऐसा मान लेते ये वाला पॉइंट जो है RMS वाला वैल्यू है। ठीक है, ये जो पॉइंट है अपने पास क्या है? आई आर एम एस। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है मैक्सिमम अपॉन में √2, आई नॉट अपॉन में √2 इसका वैल्यू होता है। ये किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मिला होगा अपने को, उस फ्रिक्वेंसी को हम बोल देते हैं ओमेगा 1। लेकिन अगर यही वैल्यू देखा जाए आगे कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे भी तो मिल रहा अपने को किसी टी टाइम बाद, लेकिन यही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी तो मिल रहा अपने को। लेकिन उस समय फ्रीक्वेंसी क्या होगा अपने पास? उस समय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा 2। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात कर लें तो अपने को मैक्सिमम करंट मिला ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पे, और जो RMS वैल्यू मिल रहा अपने को उस वो 2 बार मिल रहा है अलग अलग टाइम पे। मान लो ये T1 टाइम पे मिल रहा होगा, ये T2 टाइम पे मिल रहा होगा, लेकिन एक बार आइदर साइड ऑफ द मैक्सिमम करंट या फिर आइदर साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपने को मिल रहा है RMS वैल्यू। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस निकालेंगे, ये जो डिफरेंस होगा इसको भी हम लोग बोल देंगे डेल्टा ओमेगा, इसको भी बोल देंगे डेल्टा ओमेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा आर माइनस ओमेगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आर। लेकिन ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा? इक्वल। क्योंकि ओमेगा आर से जितना पहले, मतलब जिस फ्रिक्वेंसी पहले अपने को RMS मिल रहा था, ओमेगा आर से उतना ही फ्रिक्वेंसी बाद अपने को फिर से दोबारा RMS मिलेगा। तो मतलब ये जो दोनों वैल्यू होगा आपस में इक्वल होगा। तो ये एक ग्राफ हम उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम लोग बात कर ले अपना जो हेडिंग है, अपना जो डेफिनेशन होगा उससे रिलेट करते हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। क्यू फैक्टर का फार्मूला होता है, देखो ओमेगा आर और ओमेगा 1 ओमेगा 2 से रिलेटेड ही फार्मूला होगा। तो क्यू फैक्टर का फार्मूला होता है ओमेगा आर अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा आर क्या है? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ओमेगा आर पता चल गया रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है? यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? तो अपने पास क्या है? डेल्टा ओमेगा यहाँ पे, और वो एक बार क्या मिलेगा? ओमेगा आर माइनस ओमेगा 1। ठीक, यहाँ पे भी एक बार है, ये है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आर। ठीक, कोई दिक्कत? किसी के शरवाने में कोई परेशानी तो नहीं होगा? अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? ओमेगा आर कैंसिल हो जाएगा। तो उन दोनों को ऐड करने पे AB, और दोनों यहाँ पे क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है,
जो इक्वेशन ए और बी है दोनों आपस में उसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। अब दोनों का हम ऐड कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी अगर कर रहे हैं हम लोग, तो क्या देखने को मिलेगा 2 डेल्टा ओमेगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा भाई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। कहने का मतलब जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 डेल्टा ओमेगा। ये तो सॉल्व करके लाए, डायरेक्ट भी सोचो ना, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। ये डेल्टा ओमेगा ये डेल्टा, पूरा निकालना अपने को, तो पूरा क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और टोटल यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 2 डेल्टा ओमेगा। तो डायरेक्ट तो लिख सकते थे, मतलब क्या आ गया, क्यू फैक्टर जो है अपने पास, क्यू फैक्टर को अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ओमेगा आर अपॉन में 2 डेल्टा ओमेगा, ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या होता है, क्योंकि भाई डेफिनेशन ही लिखना पड़ेगा, ये सब तो करना ही है लेकिन डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो क्यू फैक्टर क्या है, रेशियो है, दिख रहा ना, हाँ, तो ये क्या है, एक रेशियो है। अब किसका किसका रेशियो है, तो ये रेशियो किसका है, सबसे पहले रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और ये किसके साथ रेशियो है, टू द डिफरेंस, किसका डिफरेंस निकाले हम लोग, फ्रीक्वेंसी का है, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑन द आइदर साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज IRMS, मतलब जहाँ अपने को करंट IRMS मिल रहा है दोनों साइड, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड जहाँ RMS मिल रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, उसी को हम रेशियो ले रहे हैं किसके साथ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो यही उसका डेफिनेशन हो गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को करना है अब डेरिवेशन। अब जैसे ये वाला तो था क्यू फैक्टर अपने पास फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता हुआ, ये वाला जो क्यू फैक्टर था फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता हुआ, लेकिन अगर अपने पास सर्किट आ जाएगा, LCR सर्किट आ जाएगा, और उसमें अगर अपने को क्यू फैक्टर निकालना पड़े तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन करना पड़ेगा अपने को। तो वो छोटा सा डेफिनेशन डेरिवेशन करना पड़ेगा, डेफिनेशन बोला, तो वो छोटा सा डेरिवेशन अब शुरू किया जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें। तब देखो किसके लिए बात करना अपने को, LCR सर्किट के लिए, तो लिख दें फॉर LCR सर्किट, ठीक है। अब LCR सर्किट में क्या देखने को मिलेगा, तो LCR में L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रेजिस्टेंस, और अपने को मालूम है कि जो यहाँ Z होता था, Z मतलब जो इम्पीडेंस निकालते थे हम लोग, कितना निकालते थे, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, ये निकालते थे। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जो ओमेगा 1 है ओमेगा 2 है आपस में इक्वल है, उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा से। अगर ये कहानी हो रहा है तो कहने का मतलब अपने पास जो I का वैल्यू है, मतलब IRMS कितना होता है, I0 अपन में √2, उसी हिसाब किताब में अगर हम लोग बात कर लें तो ये हो जाना चाहिए R, ये हो जाना चाहिए Z, ये हो जाना चाहिए √2, मतलब R एक रेजिस्टेंस होता है, Z हमारे सर्किट का इम्पीडेंस हो जाएगा, और अपन में √2। अगर यहाँ से हम Z निकालना चाहें तो Z कितना हो जाएगा, √2R। समझ आ रहा बात, जैसे टोटल करंट अगर हम लोग बात करते हैं I = I0 अपन में √2, वैसे अगर टोटल रेजिस्टेंस के लिए बात किया जाए और सर्किट में इम्पीडेंस मिलेगा अपने को तो Z लिख दिए, तो कहीं ना कहीं Z का वैल्यू क्या मिल जाएगा, √2R। जो हम लोग करंट वोल्टेज सारे में अप्लाई कर रहे थे, पीक और RMS वाला, वही कहानी यहाँ पे भी है। ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 बना दो। फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम लोग बात कर लें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो Z की जगह पे क्या लिख देंगे, √2R, यहाँ पे है Z का वैल्यू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2R², ये हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL XC का फॉर्मूला अपने को मालूम है तो वो लिख लिया जाए, R का परिवार मिलन कर दिया जाए तो R इधर आएगा तो कुल मिला के बचेगा R²। XL की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा L, XC की जगह पे लिख सकते हैं 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब बढ़िया चल रहा। अब देखो ये अगर स्क्वायर है तो इधर आके स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस आर एक बार माइनस आर, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो दो आंसर आता है अपने पास, प्लस आर और माइनस आर। तो अगर प्लस आर माइनस आर आ रहा है किसके लिए, ओमेगा L -1/ओमेगा C के लिए,
तो एक बार हम प्लस आर लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस आर लेके सॉल्व करेंगे, और दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी है अपने पास। जैसे ओमेगा अगर हम लोग बात करें, एक बार ओमेगा 1 था, एक बार ओमेगा 2 था, तो ओमेगा 1 पे आर का वैल्यू कुछ होगा, ओमेगा 2 पे आर का वैल्यू कुछ होगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जब ओमेगा 1 ले लेते हैं, मतलब ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C, यहाँ पे आर का वैल्यू ले लेते हैं माइनस, और जब ओमेगा 2 लेते हैं 1L ओमेगा 2C, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं आर। इस इक्वेशन को 3 और 4 बोल देते हैं। समझ आया होगा, आर का दो वैल्यू था, और दोनों वैल्यू जैसे होता ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर करते, जो भी रहता है उसको एक बार +2 से सॉल्व करते, जो भी रहता है उसको एक बार -2 से सॉल्व करते। वही बात यहाँ पे, एक बार इसको हम लोग -r से सॉल्व किया, एक बार इसको हम +r से सॉल्व किया। तो जो 1 वाला वैल्यू था, मतलब जो पहला फ्रीक्वेंसी पर था, वहाँ पे हम लोग -r ले रहे हैं, जो दूसरा फ्रीक्वेंसी था वहाँ पे +r ले रहे हैं। इसके पीछे का भी कारण होता है, जो पहला फ्रीक्वेंसी होता है वहाँ पर राइज करता रहता है, और मतलब डायरेक्टली डिपेंड करता है दूसरे में इन्वर्सली, इसीलिए ये वाला कहानी भी हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लें, हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग दोनों इक्वेशन पे ऐड करेंगे, मतलब जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आया है अपने पास, एक बार हम देख लेते हैं ताकि पेज ना पलटना पड़े। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं ऑन एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। उससे पहले तुम लोगों को दिखना चाहिए, दिख तो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑन एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, देखो ऐड करेंगे तो क्या था अपने पास, ओमेगा ई, वैसे पीछे रिवाइज क्या करो, पलटी मत करो, ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, और दूसरा था ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C। तो अगर L वाला बात कर लेंगे तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आ जाएगा, और L कॉमन ले लेंगे। वैसे C वाले में बात करेंगे, -1 अपॉन C कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 आ जाएगा। और अगर इस तरफ बात करेंगे, एक बार -r था, एक बार +r, दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 0। तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको सॉल्व करने क्या देखो मिल रहा है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2L, ये वाला पार्टी उधर जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये ऊपर वाला पार्टी कैंसिल। तो कुल मिला के यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का वैल्यू आ रहा है 1 अपॉन में LC, ये एक वैल्यू आगे ऐड करने पे। ऐसे कुछ सिमिलर वैल्यू हम लोग निकाल रहे सब्ट्रैक्ट करने पे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड, थर्ड से सब्ट्रैक्ट करें फोर्थ को, क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉम थर्ड नहीं, तो इसको करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ करते हैं। ओमेगा 2 को पहले लेते हैं, क्योंकि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 था ना अपने पास, तो इसी वजह से। देखो ये कैसे पता चल रहा है किसको क्या सब्ट्रैक्ट करना है। हम लोग क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा r अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो मतलब हमको पहले क्या चाहिए, ओमेगा 2 चाहिए, माइनस अगर हम कर रहे हैं तो पहले ओमेगा 2 चाहिए। तो ओमेगा 2 कौन सा इक्वेशन था, फोर्थ, तो इसलिए फोर्थ को पहले लिखेंगे, थर्ड को बाद में लिखेंगे। तो हम क्या वही बात कर रहे हैं, माइनस करें तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ब्रैकेट में L कॉमन, यहाँ पे माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, बाकी कहानी वही रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ 2r हो जाएगा, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है। तो ये वही कहानी यहाँ पे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस फिर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 1 2 इक्वल्स टू 2r। अब यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है क्या ऊपर, दोनों में कॉमन ले लिए, L प्लस 1 अपॉन C, और साथ में बचा ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब देखो यहीं पे काम आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन LC। तो उसी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी थोड़ा इला बड़ा है, नया कॉपी खरीदे, इतना पढ़ा दिया तुम लोगों को कि पुराना वाला भर गया, तो नया कॉपी खरीदे, और ये थोड़ा बड़ा है कॉपी, तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत, कुछ बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, साथ में मिल गया अपने को L प्लस 1 अपॉन C, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का वैल्यू था 1 अपॉन LC, 1 अपॉन LC, C से C को मार दिए, L ऊपर चला जाएगा, 2L हो जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, साथ में 2L इज इक्वल टू 2R, 2 से 2 को मार दिए, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू आ गया अपने पास R अपॉन में L, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम लोग क्या बोले थे, 2 डेल्टा ओमेगा, यही वैल्यू आ गया R अपॉन में L। मतलब अगर हम वैल्यू रखने जाएँ, जो क्यू फैक्टर था अपने पास, डेट इज़ अगर बात कर लें, क्यू फैक्टर था अपने पास, क्या था याद है हल्का फुल्का, ओमेगा R अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही तो था। अगर हम यहाँ पे बात कर लें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसका वैल्यू कितना है अपने पास, R अपॉन में L, और
रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में फाइंड किए थे 1/√में LC। अगर ये दोनों वैल्यू रखें, ये दोनों क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग LCR सर्किट के लिए बात करें तो उसमें केवल LCR रहेगा तो ये अपना काम आसान होगा। तो अपने को Q फैक्टर जो मिल जाएगा इस समय ये सारा वैल्यू रखने के बाद तो क्या मिलेगा 1/R, ठीक है, 1/R √में L/C यही मिलेगा। चेक कर लो तो एक बार, ओमेगा 2 माइनस यहाँ पर R/L, L ऊपर चला गया, ओमेगा R का वैल्यू √में LC, तो रूट से हाँ ठीक है यही मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात कर लें Q फैक्टर का वैल्यू, जो ये दोनों वैल्यू रखने के बाद R/L 1/√LC रखने के बाद ये मिलेगा, क्योंकि देखो √L और L तो कैंसिल हो गया, यहाँ √L बचेगा, R बाहर रहेगा, दोनों अंडर रूट में रहेगा। तो Q फैक्टर का वैल्यू अगर LCR सर्किट में हम लोग बात करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा 1/R √में L/C। उम्मीद करते हैं सबको समझ आएगा। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है लेकिन टफ तो नहीं है, अच्छा है, मज़ेदार है। अब इसके बाद एक ग्राफ को समझ लो, ठीक है। एक ग्राफ है जहाँ पे अपने को बस ग्राफ दिया रहेगा, पूछ देगा क्वेश्चन में किसका Q फैक्टर ज़्यादा है, किसका Q फैक्टर कम है। तो और जो मिडिल वाला वैल्यू कहीं ना कहीं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगा सबके लिए, ठीक है। वही I है, ओमेगा है, ओमेगा R है। अब यहाँ पे 2-3 ग्राफ बना हुआ अपने पास, पहला ग्राफ, दूसरा, तीसरा, तीनों बना हुआ है। अब देखो तीनों हम लोग बात कर लेंगे तो ये तीनों के लिए कहीं ना कहीं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, ये उसका मैक्सिमम करंट है। तो अगर ये तीनों को हम इसको पहला बोल देते हैं, इसको दूसरा बोल देते हैं, इसको तीसरा बोल देते हैं, हम जानना चाह रहे हैं किसका Q फैक्टर ज़्यादा है, किसका Q फैक्टर कम है। तो Q फैक्टर अगर हम लोग बात कर लें तीनों के लिए तो सबसे जो कम मिलेगा अपने को वो मिलेगा कम, मतलब थर्ड में सबसे कम होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर फर्स्ट होगा। अब ये पता कैसे चलता है, तो देखो ग्राफ अगर हम लोग बात कर लें तो ग्राफ जितना हाई ग्राफ जाएगा उसका Q फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। मतलब ये सबसे हाई गया है तो इसका Q फैक्टर उतना ज़्यादा है। Q फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम। देखो एक तरह से ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग, तो जिसका Q फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका उतना, जिसका राइज जितना ज़्यादा होगा उतना Q फैक्टर उसका ज़्यादा हो जाएगा, या फिर जिसका राइज जितना कम होगा उसका Q फैक्टर उतना कम हो जाएगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी कहानी आ जाता, राइज बहुत ज़्यादा है मतलब करंट बहुत ज़्यादा है, इसमें करंट बहुत ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो मतलब अगर तीनों में रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो लो रेजिस्टेंस किसके पास हो जाएगा, फर्स्ट के पास, और सबसे हाई रेजिस्टेंस किसके पास हो जाएगा, थर्ड के पास। तो R भी निकाल सकते हैं हम लोग, Q फैक्टर भी निकाल सकते हैं। अच्छा दिख ही नहीं रहा तुम लोगों को, हम सारा कहानी बता दिए। भाई फिर से कवर, यही ग्राफ है अपने पास। ग्राफ में पूछा गया है कि किसका Q फैक्टर ज़्यादा है, किसका हाई रेजिस्टेंस है, किसका लो रेजिस्टेंस है। तो ग्राफ अगर बना हुआ है तो जितना ज़्यादा राइज रहेगा उतना ज़्यादा अपने पास Q फैक्टर रहेगा। देख लो सबसे ज़्यादा Q फैक्टर किसका है, 1 का। सबसे कम Q फैक्टर किसका है, थर्ड का। तो 3 < 2 < 1। तो सबसे कम Q फैक्टर किसका है अपने पास, थर्ड वाले का है। सबसे ज़्यादा Q फैक्टर किसका है, 1 वाले का। तो वही हम क्या है, जितना ज़्यादा राइज रहेगा उतना ज़्यादा Q फैक्टर रहेगा, जितना कम राइज रहेगा उतना कम Q फैक्टर रहेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें तो यही तो कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट हो जाता है I0। तो अगर तीनों के लिए हम रेजिस्टेंस पूछ लेंगे तो भैया इसमें सबसे ज़्यादा करंट जा रहा है, तो जब सबसे ज़्यादा करंट जा रहा है तो सबसे कम रेजिस्टेंस किस में हो जाएगा, फर्स्ट वाले में, और सबसे हाई रेजिस्टेंस किस में हो जाएगा, थर्ड वाले में। तो ये ग्राफ को याद रखना मतलब समझना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एक डेरिवेशन कंप्लीट हुआ अपना Q फैक्टर का। अब हम लोग दूसरा डेरिवेशन करेंगे पावर इन एन AC सर्किट, क्योंकि अभी है अपने पास 10-12 मिनट है तो एक और चीज़ कंप्लीट कर लिया जाए। तो अगला चीज़ है अपने पास पावर फैक्टर, ठीक है। तो इसको न्यू पेज में शुरू करना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर या फिर पावर इन एन AC सर्किट। अब देखो Q फैक्टर था मतलब कहीं ना कहीं किन्हीं की चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जैसे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वैसे ही आप अपने पास पावर इन एन AC सर्किट और यहीं पे आएगा पावर फैक्टर भी। अब पावर फैक्टर क्या होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तब तक बैकग्राउंड का म्यूज़िक भी इंजॉय करो तुम लोग, बहुत देर से शांति में पढ़ाई हो गया था। तो अब देखो अगर हम लोग बात करें पावर निकालना है तो अगर AC सर्किट है तो AC सर्किट में अपने को मालूम है V क्या होगा, I क्या होगा। लेकिन इन AC सर्किट V क्या है अपने पास, V0 साइन ओमेगा t। I क्या है अपने पास, I0 साइन ओमेगा t +5 ले लेते हैं, I0 साइन ओमेगा, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं I0 साइन ओमेगा t +5, क्योंकि कहीं ना कहीं फेस का डिफरेंस होता है, उस फेस के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, 5। हम लोग जानते हैं, एक झूठ लिख देते हैं यहाँ पे, वो झूठ क्या हो जाएगा, P = क्या होता है, VI। और एक और चीज़ तो होता है dW/dt। मतलब अगर हम लोग बात करें पावर का फार्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट, या फिर वर्क से रिलेट करना हो तो dW/dt। अगर यहाँ पे हम लोग इसको निकालना चाहें dW/dt से, क्योंकि यहाँ पे देखो ओमेगा t है, यहाँ ओमेगा t है, dt को इधर भेज सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर लिखना चाहें dW = VI/dt लिख सकते हैं क्या हम। एक छोटा सा वर्क डन निकल रहा, बड़ा वर्क डन निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कुल मिला के W ही आ जाएगा।
यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन v का वैल्यू क्या है अपने पास v नॉट साइन ओमेगा टी, और i का वैल्यू अपने पास i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और साथ में अपने पास dt इंटीग्रेशन करना है इसका। और कहाँ से करना है, dt के रेस्पेक्ट में, मतलब 0 से t तक करना है इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन। अब क्या कर ले, जो कांस्टेंट पार्टी है तो v नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी। देखो अब तुम लोग ये सीख गए होगा, साइन ओमेगा टी प्लस भाई, यहाँ से थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो रीअरेंजमेंट क्या है, साइन ए साइन बी। तो एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है, वो होता है कॉस ए माइनस बी। थोड़ा बीच बीच में ये सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है 2 साइन ए बी का। मतलब यहाँ 2 कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं। मतलब वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 से टी 2 साइन ओमेगा टी, दिख रहा है यार, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कुछ लिख सकते हैं हम लोग। साथ में डी टी भी तो है, डी टी। तो मतलब अब देखो ये हो गया 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या है अपने पास, कॉस ए माइनस बी। मतलब यहाँ जो मिल रहा है अपने को वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 से टी, थोड़ा सा ऊपर और कर ले 2, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये कुछ मिलेगा अपने को। ठीक है, आगे और बात कर ले, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये भी मिलेगा। और सबके लिए क्या लग जाएगा, डी टी। कोई दिक्कत, किसी के शेरवानी में कोई परेशानी अभी तक तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये चल रहा है बढ़िया अपना। अब क्या होगा, वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 दिख रहा है, दिख रहा है, हर चीज़ ध्यान देना पड़ेगा ना। तो क्या हल लिख दें, ये लिख दिया, फिर 0 से टी। अब इसको सॉल्व कर लें, इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस ओमेगा टी कैंसिल, तो बचेगा कॉस माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, और ये है डी टी के रेस्पेक्ट में। तो माइनस ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 से टी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 5 डी टी, फिर से 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। अलग अलग कर दी ताकि इंटीग्रेशन आसानी से कर सके हम लोग। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा अपने को अप्लाई करना है, जो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कर लें, यही कर लेते हैं। तब तक बैकग्राउंड का म्यूजिक, मतलब बैकग्राउंड का मज़ा लिया करो तुम लोग, बीच बीच में इतना डिस्टर्ब कर देता है यार। तो करना था अपने को इंटीग्रेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक ख़त्म हो गया है। वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 कॉस 5 तो कांस्टेंट है, कॉस 5, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन करना है कॉस 5 डी टी का, तो यहाँ तो cos 5 कांस्टेंट होगा, डी टी का इंटीग्रेशन होगा, तो कुल मिला के आएगा cos 5 डी टी का इंटीग्रेशन किया टी आया। ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी है, तो यहाँ तो पूरे पार्टी का इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा, और साथ में जो और पार्टी होता है वो भी। तो यहाँ 2 ओमेगा टी का जब करेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा 2 ओमेगा, और इसका लिमिट क्या है, 0 से टी, दोनों का लिमिट है 0 से टी अपने पास। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले कुछ और 3-5 देखा जाए, अगर हो सकता है अपने पास तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। तो वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2, तो कुछ और 3-5 यहाँ पे नहीं हो सकता, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मतलब कॉस 5 टी अपर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस ऑफ 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन में 2 ओमेगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, तो इसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। सेम यहाँ पे लोअर लिमिट मतलब 0 रखेंगे, तो कॉस 5 साथ में 0, मतलब कुल मिला के कॉस 0 ही आना है। माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी के जगह पे 0, तो मतलब ये भी 0, मतलब 5 होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे साइन 0 ही लिख दें कि साइन 5 लिख दें, 0 प्लस 5 तो साइन 5, मतलब सम ये यहाँ रखेंगे 0 होगा, 0 प्लस 5 5 होगा, तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे अपॉन में 2 ओमेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। इक्वल्स टू दिख रहा ना, हाँ, वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2, ये मिल गया अपने को कॉस 5 टी माइनस ऑफ, ब्रैकेट में लिखते हैं 2 ओमेगा टी। अब देखो 2 ओमेगा टी अगर बात करें, इसको सॉल्व करते हैं, ओमेगा का वैल्यू होता है अपने पास 2 पाई बाई टी। ठीक है, साइन 2 ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, साथ में टी प्लस 5 और अपॉन में है
2 ओमेगा, ठीक है, यहीं पे लिख दिए। फिर माइनस cos 0, ये 5 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया cos 0 अपने पास। cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, जल्दी जल्दी फटाक से बताओ। cos 0 का वैल्यू cos, उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस और यहाँ पे मिलेगा अपने को sin 5 अपन में 2 ओमेगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस, ये प्लस हो जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यहाँ तक समझ आएगा उम्मीद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा लेंदी मतलब ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बाकी टफ तो नहीं है, आसानी चल रहा है। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वी नॉट आई नॉट टी कॉस 5 टी, यहाँ से इन दोनों को मार दिया तो क्या आ गया sin 4 पाई प्लस 5, और sin 4 पाई प्लस 5 को हम लिख सकते हैं sin 5 अपॉन में 2 ओमेगा। अरे यार ये 0 का मल्टीप्लाई हो रहा ना, एंगल थोड़ी 0, यहाँ टी रख रहे, 0 का मल्टीप्लाई हो रहा तो कुल मिला के 0 आना है, तो माइनस 0 0 को हटा दें, प्लस ऑफ 2 sin 5 अपॉन में 2 ओमेगा, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया वी नॉट दिख रहा है, वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, कुल मिला के बचा cos 5 टी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, ये क्या है अपने पास W है, तो मतलब जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला क्या गया, वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 cos 5 टी। ठीक है टाइम, और ये मल्टीप्लाई में याद रखना, ये मल्टीप्लाई में है, एंगल में नहीं, जैसे यहाँ पे अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये मल्टीप्लाई में है, एंगल में नहीं। तो अब यहाँ पे वर्क निकाले हम लोग को, क्या निकाला, मेन मकसद क्या अपना पावर निकालना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे कर देते ताकि यहीं पे क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो W अपॉन टी, वी नॉट आई नॉट cos 5 टी अपॉन में 2 टी से टी को मार दिया, तो कुल मिला के कितना आ गया पावर अपने पास, वी नॉट आई नॉट cos 5 अपॉन में 2। अब देखो ये जो 2 है इसको तोड़ तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं √2 अब इसको पीछे करते हैं, मतलब एक फॉर्मूला तो ये मिल गया अपने को, मैक्सिमम करंट के साथ अगर लिखना चाहें तो ये मिल गया, RMS के साथ अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वो देखो थोड़ा सा पेज पलटना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा तुम लोग को, कष्ट क्या यार, थोड़ा सा मैनेज करना, एडजस्टमेंट है, कष्ट नहीं है ये। तो क्या था अपने पास P इज इक्वल टू क्या था, वी नॉट आई नॉट, हम इसको लिखेंगे वी नॉट अपॉन में √2, आई नॉट अपॉन में √2, दोनों को √2 में लिख दें, साथ में अपने पास क्या था cos 5। इसको लिखना चाहें तो ये है अपने पास VRMS, और इसको हम लोग बोलते हैं IRMS, और एक किसके साथ है cos 5। तो मतलब अगर हम लोग RMS के साथ भी लिखना चाहें तो RMS के साथ ये कुछ फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा दिया जाए। अब कंडीशंस क्या है वो देखा जाए। अगर अपने पास केवल R है, मतलब अगर सर्किट में केवल R है मतलब रेजिस्टेंस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे cos 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, फाई के जगह पे 0 रख रहे तो cos 5 का वैल्यू 1। तो उस केस में जो पावर हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा VRMS साथ में IRMS। देखो ये तो फॉर्मूला है जनरल, यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट थोड़ा और जल्दी करना हो तो ये बात होगा, अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो पावर क्या हो जाएगा VI और RMS के साथ। अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर में हम लोग क्या देखे थे, फेज डिफरेंस कितने का था π/2 का, तो यहाँ पे फाई की जगह पे क्या लिख देंगे π/2, और cos 90 का वैल्यू 0, मतलब यहाँ इस केस में पावर कितना आ जाएगा 0। और ये जो भी निकाल रहे हैं हम लोग एवरेज पावर निकाल रहे हैं, क्योंकि RMS है मतलब ये भी हम लोग एवरेज के बारे में बात करें। अगर यही बात हो जाए किसके लिए, इंडक्टर के लिए मतलब L के लिए, तो इस केस में फाई कितना हो जाएगा -π/2, क्योंकि देखो एक 90 डिग्री पहले था एक 90 डिग्री बाद था, तो -π/2, तो cos -π/2, वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ना, वैल्यू अभी भी कितना आएगा 0। तो यहाँ पे भी अभी पावर कितना आ जाएगा 0। तो मतलब अगर रेजिस्टेंस है तो पावर हो जाएगा VI, और कैपेसिटर या फिर इंडक्टर रहेगा तो पावर कितना हो जाएगा, एवरेज पावर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ये जो पावर निकल रहा है 0 या फिर वैल्यू निकल रहा है, किसकी वजह से निकल रहा है, कहीं ना कहीं फाई की वजह से निकल रहा है। और फाई हम लोग कहाँ रख रहे हैं, cos 5 में। तो यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर है, क्या चीज़ के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है, किसका, पावर का इन सर्किट, वो कौन है, डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ पावर इन सर्किट इज cos 5, इसीलिए इसको कहा जाता है, हेंस इट इज़ नोन एज पावर फैक्टर। अभी हम लोग जो स्टार्टिंग में बात किए थे कि यहाँ पे हम लोग को पावर फैक्टर निकालना, तो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर है अपने पास cos 5 का हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं समझ आया होगा थोड़ा सा।
अब इसके बाद एक छोटा सा एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, वो समझ लिया जाए, फिर ये टॉपिक हम लोग बंद करते हैं क्योंकि अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और वीडियो भी अपने टारगेट टाइम पे पहुंच गया है। इम्पीडेंस ट्रायंगल, अब देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग मान लेते हैं यहाँ जो होगा फाई होगा, ये आर होगा, ये एक्सएल माइनस एक्सी होगा और ये जेड होगा। ये है इम्पीडेंस ट्रायंगल। अगर दो तरीके से समझ सकते हैं इसको, देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल हम बोले तो डायरेक्ट ट्रायंगल बना लिए, या फिर ऐसा समझो कि जो हम लोग का पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर मतलब किसके बारे में बात करें, कॉस फाई के बारे में। तो अगर हम लोग को कॉस फाई को 1 लेना है, मतलब हम लोगों को पावर फैक्टर क्या लेना है, 1। दो तरीके से समझ सकते हैं, पहले ये वाला हम बता रहे हैं, उसके बाद इम्पीडेंस ट्रायंगल पाएंगे, ठीक है। पहले ये देखो, हम लोग बात करें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमको मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कहने का मतलब कितना हो गया, 1 ही हो सकता है। साइन कॉस मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। तो हमको अगर पावर फैक्टर मैक्सिमम चाहिए तो कॉस फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अगर कॉस फाई 1 हो रहा है तो मतलब फाई का वैल्यू कुछ कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 90 या 0 डिग्री। अगर कॉस फाई का वैल्यू 0 डिग्री हो रहा है तो 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इस केस में, मतलब हम लोग किस सर्किट के बारे में बात करें, केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात करें। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया तो उस केस में जो आर होता है और जो जेड होता है, क्या दोनों आपस में इक्वल होता है। अगर केवल रेजिस्टिव सर्किट रहेगा तो जो रेजिस्टेंस और टोटल इंपीडेंस है दोनों तो आपस में इक्वल हो जाता है। तो कुल मिला के अगर हम लोग को पावर फैक्टर को मैक्सिमम करना है, मतलब कॉस फाई को मैक्सिमम करना, तो उस केस में आर और जेड दोनों आपस में क्या हो जाता है, 0, ठीक है। एक तो ये तरीका। अब इसका उल्टा चलते हैं। उल्टा कहने का मतलब इस ट्रायंगल से लेते हैं। अगर इस ट्रायंगल से हम लोग कॉस फाई निकालेंगे, मतलब इंपीडेंस ट्रायंगल बना हुआ अपने पास, यहाँ से हम कॉस फाई निकाल रहे हैं, वो क्या मिल जाएगा, आर बाई जेड मिलेगा, कॉस का रेशियो। फिर अब हम कौन सा कंडीशन लगा दें, दिख रहा है कि बस लिखे जा रहे हैं हम, तो कौन सा कंडीशन लगा दें, रेजोनेंस वाला। अगर रेजोनेंस बात करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। अगर ये आर इज इक्वल टू जेड हो गया तो कॉस फाई क्या हो गया, 1। कॉस फाई 1 हो गया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इस कितना हो गया, 1। तो पावर फैक्टर रेजोनेंस के समय कितना हो जाता है, 1। या फिर हम यहाँ से ये भी निकाल लिए कि अगर कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब पावर फैक्टर 1 है, तो आर जेड हो जाएगा, मतलब रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। या इंपीडेंस ट्रायंगल है तो वहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि पावर फैक्टर रेजोनेंस में कितना होता है, 1। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में अच्छा खासा डेरिवेशन था, 2 डेरिवेशन था, मस्त वाला डेरिवेशन था। उम्मीद करते हैं जो देखेगा उसको समझ आएगा, जो नहीं देखेगा उसको भी कहीं ना कहीं से समझ आई जाए। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो, सब बढ़िया रहेगा। ख्याल रखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपना ख्याल रख के पढ़ाई करना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।